चलो देखो हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का सेमेस्टर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति के बीच जो है किस तरीके का जो है रिलेशन है। कुल मिला के इसको एक और अलग तरीके से बताया जाए तो डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ कंट्री। एक देश का मुखिया और एक देश के सरकार के बीच किस तरीके का जो है रिलेशन है। और जो हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच का जो रिलेशन पढ़ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी एक बहुत बड़ा संवैधानिक पद है हमारे देश में और राष्ट्रपति भी जो है राष्ट्रपति जी का भी एक बहुत बड़ा संवैधानिक पद है। सबसे पहले बताया जाए तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों ही जो है एक हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। लेकिन हमारे देश में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर देखा जाए, किसका है ये करो साइलेंट करो, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के आधार पर देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट है उनका अगर पद देखो तो संवैधानिक आधार पे हमारे देश में सबसे ऊंचा पद, सबसे हाईएस्ट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस अगर कोई है तो प्रेसिडेंट का है। यानी हमारे देश में देखा जाए तो संवैधानिक आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो पोस्ट है हमारे देश में वो है राष्ट्रपति का। इसलिए कहा जाता है कि देश का राष्ट्रपति जो होते हैं वो हमारे देश के क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं यानी प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री। यानी देश का राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश का क्या होते हैं, संवैधानिक प्रधान होता है। क्योंकि संविधान में जो है सबसे हाईएस्ट पोजीशन अगर कोई होल्ड करता है हमारे देश में तो है देश के राष्ट्रपति। वहीं पे बताया जाए तो प्राइम मिनिस्टर का अगर पोस्ट देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर का थर्ड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। वहीं पे प्राइम मिनिस्टर का देखा जाए तो हमारे देश में देश का प्रधानमंत्री का जो पोस्ट होता है वो तीसरा सबसे बड़ा पोस्ट होता है। सबसे बड़ा पोस्ट होता है हमारे देश में प्रेसिडेंट। सबसे बड़ा पोस्ट होता है प्रेसिडेंट, उसके बाद होता है वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद होता है प्राइम मिनिस्टर। तो हम लोग यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के साथ कंपेयर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज द थर्ड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं भारत के संविधान के अनुसार सबसे तीसरा बड़ा संवैधानिक पद होता है। वहीं पे देखा जाए तो राष्ट्रपति का सबसे पहला बड़ा संवैधानिक पद होता है। यानी हमारे देश में सबसे ऊपर अगर कोई है कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट है। उनके नीचे कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। उनके नीचे कौन है, प्राइम मिनिस्टर। अंडरस्टैंड। अब देखो खास बात क्या है, देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो हेड होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है, सरकार का मुखिया होता है। वहीं पे जो देश का राष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं हेड ऑफ स्टेट, यानी पूरा देश का ही मुखिया होता है। देश का प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, लेकिन देश का जो राष्ट्रपति होता है वो पूरे देश का ही मुखिया होता है ना। वहीं पे देखा जाए तो हमारे देश का जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको देखा जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहा जाता है डी फैक्टो हेड। क्या कहा जाता है, डी फैक्टो। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो डी फैक्टो पोस्ट है। अब ये डी फैक्टो का मतलब क्या होता है बताते हैं। और देश का जो राष्ट्रपति का पोस्ट है उसको कहा जाता है डी जीवर पोस्ट। डी फैक्टो का मतलब होता है रियल हेड ऑफ द कंट्री, यानी जिनके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर है। यानी देश में सबसे ज्यादा देश का वास्तविक अगर कोई मुखिया है, देश का वास्तविक अगर कोई हेड है, देश का सही में अगर कोई पावरफुल व्यक्ति है जिसके पास पावर है और उस पावर को क्या करता है, इंजॉय करता है, एक्सरसाइज करता है, तो वो हमारे देश के कौन है, देश के प्रधानमंत्री। यानी डी फैक्टो हेड का मतलब क्या होता है, एक्चुअल हेड ऑफ द स्टेट। मतलब जो देश का क्या होता है, असली वास्तविक क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, वास्तविक मुखिया होते हैं। क्यों, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन से आता है। वहीं पे देश का राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है। हमारा देश डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, जहां पे जनता अपने वोट के द्वारा सरकार को बनाता है
और सरकार के मुखिया को प्रधानमंत्री कहते हैं। तो जनता तो वोट देकर ही क्या करता है, प्रधानमंत्री को बनाता है ना। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहां पे जनता के द्वारा चुने गए लोग सरकार बनाते हैं और जनता के द्वारा ही चुने गए लोग वहां पे देश का प्रधानमंत्री बनते हैं। तो कहता है जनता जनार्दन का सरकार, यानी जनता का ही सरकार हुआ, है ना। तो देश का प्रधानमंत्री जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होकर ये देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। गजब बात यह है कि हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव हमारे देश में नहीं होता है, लेकिन हमारे देश में चुनाव होता है। एक चुनाव होता है जिस चुनाव का नाम है पार्लियामेंट्री इलेक्शन, है ना। 5-5 साल पे पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है। जैसे कि 2024 में हुआ था, तो उसमें देश के प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी बने। फिर अब 2029 में होगा, 5-5 साल पे होता है। तो ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, अपने इलाका में एमपी को चुनते हैं। वो एमपी जाकर क्या करता है, पार्लियामेंट में जिस पार्टी के पास ज्यादा मेजोरिटी आता है, यानी जिस पार्टी के पास 272 मेजोरिटी आता है, वो पार्टी डिसाइड करता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री को हम डायरेक्ट वोट के द्वारा नहीं चुनते हैं, लेकिन हमारे ही जो एमपी होते हैं जो चुन कर जाते हैं, वही क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर को हम अपने देश में डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट एमपी को चुनते हैं, और वो एमपी डायरेक्ट क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर को चुनता है। यानी हम नहीं चुने, लेकिन हमारे वोट से जो चुनकर एमपी गए हैं वही किसको बना रहे हैं, प्रधानमंत्री को बना रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरीके का डायरेक्ट ही हुआ, है ना। सो हम अपने देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से चुनते हैं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुने होते हैं। यही कारण है कि हमारे डेमोक्रेसी में जनता के लोगों के पास, जनता के रिप्रेजेंटेटिव के पास ज्यादा पावर होता है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री को डी फैक्टो हेड बनाया गया। डी फैक्टो मतलब रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, यानी देश का वास्तविक कार्यपालिका अधिकारी, देश का वास्तविक व्यक्ति जो सारा पावर को क्या करेगा, देश के भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। वहीं पे बात करते हैं देश के राष्ट्रपति का। देश का राष्ट्रपति डी जीवर पोस्ट होता है। डी जीवर मतलब क्या होता है, नॉमिनल हेड। नॉमिनल मतलब नाम मात्र का, नॉमिनल हेड, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। देश का राष्ट्रपति क्या होते हैं, नाम मात्र का हेड होते हैं, कार्यपालिका का नाम मात्र का हेड होते हैं, यानी रियल हेड नहीं होते हैं। रियल हेड होते हैं देश के प्रधानमंत्री, बट नॉमिनल हेड कौन होता है, देश का राष्ट्रपति। तो वहीं पे जो देश का राष्ट्रपति होता है वो डी जीवर पोस्ट होता है, यानी जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। अब बात करते हैं देश का जो राष्ट्रपति होते हैं, इनको पूरा तरीके से जो है इनडायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्टली इनका इलेक्शन होता है, इनडायरेक्टली इनको चुनते हैं हम लोग। यानी देश का राष्ट्रपति का चुनाव जो है इनडायरेक्टली जो है होता है बाय द पीपल, यानी जहां पे जनता क्या करता है, डायरेक्ट नहीं वोट देता है देश के राष्ट्रपति को, बल्कि इनडायरेक्टली क्या होता है, जनता देश के राष्ट्रपति को चुनता है। हम अपने देश में देश के राष्ट्रपति को डायरेक्ट वोट के माध्यम से और वोट देकर हम क्या करते हैं, नहीं बनाते हैं, बल्कि क्या होता है, इनडायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, देश के राष्ट्रपति को चुनते हैं। हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन नॉर्मल सिटीजन कैन नॉट पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ओनली एमपी और एमएलए दे विल एक्चुअली participated and they will actually giving the vote and then जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिला वो हो जाते हैं देश का राष्ट्रपति। यानी हम तो वोट देने नहीं किए, हमारे जो एमपी और एमएलए हैं वही जाकर क्या किया, अपना वोट दिए और चुन दिए। तो हम थोड़ी दिए, बट हमारे एमपी एमएलए दिए, यानी इनडायरेक्टली हुआ। यहाँ पे तो हम लोग वोट दिए थे एमपी को, वो एमपी जाके उनको चुना था, एक तरीके से डायरेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे तो क्या होता है, हमारे एमपी एमएलए जाकर वोट दिया, उनके वोट से बन गया, तो ये तो इनडायरेक्ट हुआ, हम तो गए भी नहीं किए वोट देने, तो ये तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ ना। इसीलिए क्या होता है, देश के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है हमारे देश में इनडायरेक्ट तरीके से होता है, वहीं पे देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है वो डायरेक्ट तरीके से होता है। अब बताया जाए तो वहीं पे देश का जो प्रधानमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति जो है देश के राष्ट्रपति के द्वारा होता है, यानी प्रेसिडेंट ही जो है प्राइम मिनिस्टर को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। देश का राष्ट्रपति ही हमारे देश में देश के प्रधानमंत्री को क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं और उनको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, उनके पद पर जो है उनको बैठाने का काम करते हैं।
वहीं पे देखा जाए तो देश का जो राष्ट्रपति होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। देश का जो राष्ट्रपति होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, कमांडर्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस, यानी हमारे देश के जितने भी डिफेंस फोर्सेस है उनका क्या होते हैं, कमांडर्स कहलाते हैं। कौन, देश का राष्ट्रपति। वहीं पे देखा जाए तो देश का जो प्रधानमंत्री जो होता है उसको हम लोग कहा जाता है, उनको हम लोग कहते हैं स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट, स्पोक्स पर्सन कहलाते हैं, स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का सबसे बड़ा प्रवक्ता अगर कोई होता है तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। देश के प्रधानमंत्री सरकार का सबसे बड़ा क्या होते हैं, लीडर होते हैं, है ना, सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। वहीं पे देश का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो होते हैं उनके पास ज्यादा कुछ खास पावर नहीं होता। स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट, देश का जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सरकार का क्या होता है, मुख्य अधिकारी होते हैं, सरकार का मुख्य चेहरा होते हैं और वो उनके ही सारे पे सारा सरकार चलता है। तो उनका कहना, उनका जो कुछ भी कहना है वही क्या होता है, उसी को सारे लोग जो है मानते हैं, यानी स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का सबसे बड़ा मुखिया कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, सिंपल बात है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति के बारे में। देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर देखो तो भारत के संविधान आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 78, इन तमाम आर्टिकल में जो है देश के प्रधानमंत्री के बारे में संविधान में जिक्र किया गया है। अंडर आर्टिकल 74, 75 और 78 डील्स अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, यानी देश के प्रधानमंत्री के बारे में हमारे भारत के संविधान आर्टिकल 74 में बोला गया है, आर्टिकल 75 में बात किया गया और आर्टिकल 78 में जो है बात किया गया। वहीं पे देखा जाए तो देश के राष्ट्रपति के बारे में जो है हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 52 से लेके जो है एकदम आर्टिकल 52 से लेके 61 तक केवल राष्ट्रपति के बारे में ही बात किया गया। अंडर आर्टिकल 52 to 61 ओनली टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, केवल देश के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अब देखो यहाँ पे देश के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, देश के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है, देश के राष्ट्रपति का चुनाव जो है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। देश के राष्ट्रपति को कौन इलेक्ट करता है, हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सारे सदस्य प्लस मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट। यानी इलेक्टोरल कॉलेज का निर्माण कैसे होता है, इलेक्टोरल कॉलेज इज अ पर्टिकुलर बॉडी व्हिच एक्चुअली इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देश के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक्चुअली इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा ही होता है। अब ये बात आ रहा है कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। अब इलेक्टोरल कॉलेज का निर्माण होता है हमारे देश के जितने भी पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, सारे ही मेंबर्स का, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, याद रखना जितने भी जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ MPs, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी जितने भी इलेक्टेड MP होते हैं। तो टोटल इलेक्टेड MP कितना होता है, लोकसभा में है और राज्यसभा में होता है। तो लोकसभा में टोटल इलेक्टेड मेंबर होते हैं 543 इस समय पे है। राज्यसभा में टोटल मेंबर कितना है 233। टोटल कितना हो गया यहाँ पे, अगर यहाँ पे देख लेंगे तो 776 हो गया, है ना, 776 हुआ ना भाई। और उसके बाद ये तो MP हो गया। फिर यहाँ पे क्या बोले, लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ ऑल स्टेट। लेजिस्लेटिव मेंबर मतलब सारे स्टेट का एक स्टेट लेजिस्लेचर है, यानी लेजिस्लेटिव मेंबर मतलब क्या, सारे स्टेट का MLA। तो 2800 स्टेट का MLA, 2800 स्टेट इनटू हर एक स्टेट में कितना कितना मेंबर है, उसको अगर हम लोग यहाँ पे इनटू कर देंगे तो सारा यहाँ पे आ जाएगा, लगभग 59,085 लगभग इतना जो है हमारे देश में MLA है। 59,085 में भी इतना जो है MLA है। ये MLA क्या होते हैं, बैठते हैं और तब जाकर बनता है क्या, इलेक्टोरल कॉलेज। और तब जाकर क्या होता है, बैलेट पेपर आता है, इसमें ये सारे लोग 776 इधर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और इतने कौन, MLA, सारे भारत के स्टेट के आते हैं और यहाँ पे बैलेट
पेपर के माध्यम से और बैलेट बॉक्स के माध्यम से यहाँ पे पेपर क्या करते हैं, डालते हैं। जिन कैंडिडेट के ऊपर, दो कैंडिडेट खड़े रहते हैं, जिन कैंडिडेट के ऊपर सबसे ज्यादा वोट मिलता है वही बन जाते हैं देश का राष्ट्रपति। क्लियर? हालांकि हम राष्ट्रपति जब पढ़ाएंगे तो पूरा अच्छे से बताएंगे, अभी जस्ट हम कंपेयरिंग बता रहे हैं, तो इस तरीके से हम बता रहे हैं। अब बताया जाए तो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा यहाँ पे चुनाव होता है। वहीं पे देखा जाए देश के प्रधानमंत्री। अब देश के प्रधानमंत्री कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री कौन होता है? सुनो, देश का प्रधानमंत्री कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा। द लीडर ऑफ, देश का प्रधानमंत्री कौन होता है? लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा। यानी लोकसभा में जिस मेजोरिटी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला है और उसका जो लीडर है, यानी उस पार्टी का जो लीडर है, वही कहलाता है, वही बनता है प्राइम मिनिस्टर। सपोज दैट लोकसभा में किसी पार्टी का 272 आया, सपोज दैट बीजेपी का 272 आया, तो बीजेपी पार्टी के यानी 272 जो एमपी है, वो जिनको अपने में से ही एक लीडर बना देंगे, वही क्या बन जाएगा? देश का प्रधानमंत्री, देश का पीएम। वही लिखे लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा। यानी लोकसभा में इलेक्शन के बाद जिस पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिलेगा, उस पार्टी के दल के नेता को, उस दल के नेता को क्या अपॉइंट किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि देश का जो राष्ट्रपति होते हैं उनका अपॉइंटमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कौन अपॉइंट करता है देश के राष्ट्रपति को? कोई नहीं अपॉइंट कर सकता है, क्योंकि देश के राष्ट्रपति ही तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। अब उनके ऊपर तो कोई है ही नहीं है, तो कोई अपॉइंट कैसे करेगा? इसलिए वहां पे संविधान ही अपॉइंट करता है। यानी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। संविधान के द्वारा क्या होता है? देश के राष्ट्रपति का नियुक्ति होता है। अब बात आता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति जब नियुक्त होते हैं तो उनका क्या होता है? ओथ और एफ्रीमेशन होता है, यानी वो अपने पद का शपथ लेते हैं। तो पद का शपथ कौन दिलाता है देश के राष्ट्रपति को? तो हमारे देश के राष्ट्रपति को उनके पद का शपथ दिलाता है कोई और नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे टॉप मोस्ट जज होते हैं, वो अपॉइंट होते हैं। क्या वो क्या करते हैं? देश के राष्ट्रपति को क्या देते हैं? शपथ दिलाते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कौन शपथ दिलाता है? देश का राष्ट्रपति। यानी दोनों कॉम्बो, ये उनको दिलाते हैं, उनको दिलाते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक इसी तरीके से होता है। तो हमारे देश के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पॉइंट पे बताया जाए तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। हमारे देश के प्रधानमंत्री किसके सामने शपथ लेते हैं? देश के राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते। क्यों? और एक बात बता दे, देश का प्रधानमंत्री, अगर तुम देखो संवैधानिक पोजीशन पे देखो तो देश का प्रधानमंत्री देश के राष्ट्रपति से छोटा पोस्ट होता है। क्या बताया? ध्यान देना। अगर तुम हमसे बोलो कि पोजीशन के आधार पे देखा जाए कि सबसे पहला पोजीशन कौन है, सेकंड पोजीशन कौन है ना, तो सबसे ऊपर अगर कोई पोस्ट है तो प्राइम मिनिस्टर नीचे है, प्रेसिडेंट ऊपर है। इवन प्रेसिडेंट ऊपर है, उनके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऊपर है, तब जाके तीसरे नंबर पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर। यानी अगर बाई पोस्ट देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर थर्ड पोजीशन रखते हैं और देश का राष्ट्रपति फर्स्ट पोजीशन रखता है। लेकिन अगर बाई पावर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट पोजीशन। समझ में? जब बात आता है शक्ति का, जब बात आता है सरकार को चलाने का, जब बात आता है डिसीजन मेकर का, तो एक्चुअली देश का प्रधानमंत्री डिसीजन मेकर होता है, डिसीजन टेकर होता है। सारे डिसीजन, ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द डिस्कशन ऑफ कैबिनेट। अपने कैबिनेट के साथ डिस्कशन करने के बाद वो सारा क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। ठीक है ना। इसलिए जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो पार्टी कर रहे हैं, वो सब जो है एक ही पोस्ट चाहते हैं और दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कोई नहीं चाहता देश का राष्ट्रपति बनना। देश का राष्ट्रपति बनना एक मान सम्मानीय पोस्ट है, लेकिन पावर नहीं है। जनता के द्वारा तो चुन के आ रहे हो। जब जनता के द्वारा चुन के रहे हो तो जनता से आपको लेजिटिमेसी मिला और लेजिटिमेसी के थ्रू आप जो है देश को गाइड कर सकते हो, देश को चला सकते हो। यहाँ पे देश के राष्ट्रपति का 2-3 काम सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो जितने भी हमारे देश में राष्ट्रपति के नीचे जितना भी पोस्ट है, उन सभी चीज को क्या करते हैं? ये अपॉइंट करते हैं।
उनका ओथ दिलवाते हैं, है ना। राष्ट्रपति का सबसे बड़ा काम होता है कि कोई भी कानून हमारे पार्लियामेंट से अगर कोई बनकर जा रहा है तो राष्ट्रपति जब तक साइन ना कर दे तब तक वो कानून बन ही नहीं सकता है, यानी वो बिल एक्ट बदल ही नहीं सकता। बिल को एक्ट में बदलने के लिए जो है देश के राष्ट्रपति का साइन और मोहर की जरूरत पड़ती है, और देश के राष्ट्रपति करते हैं। जैसे एट प्रेजेंट देखा जाए तो हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू अभी जो है करंट देश के राष्ट्रपति हैं। वहीं पे देश का प्रधानमंत्री बताया जाए तो मोदी जी, ठीक है। मोदी जी जो है देश के प्राइम मिनिस्टर है 3rd टाइम। अब जो है आगे अगर थोड़ा देखा जाए देश के प्रधानमंत्री के बारे में, तो देश के प्रधानमंत्री का जो है ना बहुत सारा काम होता है। देश के राष्ट्रपति के पास भी बहुत सारा काम है, देश के प्रधानमंत्री के पास भी बहुत सारा काम है। खास बात क्या है कि दोनों जो है यानी देश के प्रधानमंत्री भी जो है अपने पद पे एक बार अपॉइंट हो जाते हैं तो 5 साल के लिए रहते हैं, और देश का राष्ट्रपति भी जो है एक बार अपॉइंट होने के बाद वो अपने पद पे कितना साल रहते हैं? 5 साल रहते हैं। यानी दोनों का ही टर्म कितना है? टर्म्स ऑफ पीरियड कितना है? 5 साल का है। वहीं पे देखा जाए तो देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए अलग क्वालिफिकेशन चाहिए, और देश का राष्ट्रपति बनने के लिए अलग क्वालिफिकेशन चाहिए। यानी जैसे हम यहाँ पे बता दें, देश का प्रधानमंत्री अगर बनना है तो क्वालिफिकेशन कितना चाहिए? तो देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सबसे पहला तो दोनों का क्वालिफिकेशन एक सेम है कि दोनों ही भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी बोथ शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक छाड़ा और कोई देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इतना बड़ा पद केवल भारत के नागरिकों को ही मिलेगा जो भारत में पैदा हुए, जिनके माँ बाप भारत में, जिनके पूर्वज भारत में थे, उन्हीं को केवल जो ये पद दिया जाएगा। वहीं पे देखा जाए तो देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र 25 साल होना चाहिए, 25 ईयर्स। देश का प्रधानमंत्री बनने की उम्र कितना होना चाहिए? 25 साल से कम नहीं होना चाहिए, बिलो द 25 नहीं होना चाहिए। बट बात यहाँ पे है कि 25, 30, 35 में तो कोई बनता ही नहीं, 40, 45 में तो कुछ बनता ही नहीं है। जो बनता है 55, 60, 65, 72 इस उम्र में। मोदी जी का देखो 72, 73, 74 चल रहा है, अभी देश के प्रधानमंत्री है, बुढ़ा जाता है इंसान, है ना। तो ऐसा नहीं है, बड़ा पोस्ट पे जाने के लिए भाई पीएम बनना, पीएम तो सबसे लास्ट, किसी भी पॉलिटिशियंस का सबसे ऊपरी चाहत और सबसे लास्ट चाहत होता है प्राइम मिनिस्टर। वो बन गए मतलब हमारा पॉलिटिकल करियर सफल हो गया। लेकिन बात वही बात है, वहां सोच रहे हो काउंसिलर से चेयरमैन, चेयरमैन से एमएलए, एमएलए से एमपी, एमपी से उसके बाद चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर बनते हो, चीफ मिनिस्टर से भी जल्दी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते हो, होम मिनिस्टर बनते हो, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर। एक लंबा स्ट्रगल है ना, एक लंबा स्ट्रगल है, ठीक है। तो जो भी हो, क्वालिफिकेशन कितना चाहिए? 25 साल चाहिए। देश का प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए आपका उम्र 25 साल होना चाहिए। देश का राष्ट्रपति का अगर चुनाव आप लड़ना चाहते हो तो इनका क्वालिफिकेशन है कि आपका उम्र 35 साल चाहिए, 25 साल से होगा ना, है ना। 35 ईयर्स चाहिए, यानी देश का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपको 35 साल चाहिए, देश का प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए 25 साल चाहिए। और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? पढ़ा लिखा ये सब जरूरी नहीं है। जनता को कितना अच्छा आप अपने पाले में रख सकते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब आते हैं देश के प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री आपको बनना है तो अगर बने रहना है तो आपको क्या होना पड़ेगा? लोकसभा और राज्यसभा का आपको मेंबर होना पड़ेगा। मतलब यू शुड बी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यू शुड बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आइदर लोकसभा आइदर राज्यसभा। ये मैटर नहीं करता कि कौन सा सदन का आप सदस्य है, लेकिन आपको सदस्य होना चाहिए, किसी भी एक सदन का आप सदस्य होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर अगर देखा जाए कौन सा सदन का प्रधानमंत्री बनता है तो लोकसभा, क्योंकि लोकसभा ही तो, पार्लियामेंट का इलेक्शन तो लोकसभा के लिए होता है। तो लेकिन हमारे देश में ऐसे भी कोई प्रधानमंत्री हुए हैं, यशस्वी प्राइम मिनिस्टर, जो लोकसभा के मेंबर नहीं रहे हैं, बट फिर भी उनको पार्टी क्या बनाया है? देश का प्रधानमंत्री बनाया है। यानी देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको बस पार्लियामेंट का सदस्य होना है, आप चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा को। बट ज्यादातर वही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं जो लोकसभा के सदस्य हुए हैं, जो डायरेक्ट इलेक्शन होके चुन कर आए हैं, है ना। हालांकि कभी कभी जब ऐसा कैंडिडेट नहीं होता है जो चुनकर आया हुआ है, देखो भाई एक बात बता रहे,
चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना आसान बात नहीं, खासतौर पे भारत जैसा देश है ना। ये देश का जो पॉलिटिक्स है बड़ा डायनेमिक पॉलिटिक्स है। इस देश के पॉलिटिक्स को समझना जो है, मतलब क्या बोलेंगे, बहुत टफ है। और यहाँ पे इलेक्शन लड़के जाना और जीत के जाना, अच्छे अच्छे लोग परास्त हो गए है ना। हमारे पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के पास पहले एग्जाम्पल नहीं था, इतिहास में जाना पड़ता था। अभी तो एकदम रिसेंट एग्जाम्पल है हम लोग के पास कि भाई साहब कुछ भी हो सकता है। तो राज्यसभा हमेशा लोकसभा के ही नेता होते हैं। मोदी जी भी लोकसभा के नेता है, लोकसभा के मेंबर है, और अभी क्या है, देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसे भी हुआ है कि 3 ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जो लोकसभा के मेंबर नहीं थे, राज्यसभा के मेंबर थे, बट अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। जिसे सबसे पहले इसका शुरुआत की थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी लोकसभा की नेता नहीं थी, राज्यसभा की थी। दूसरा यहाँ पे देवगौड़ा, देवगौड़ा एक प्रधानमंत्री बनते हैं, कर्नाटका के थे, वो भी वहां के हैं, देवगौड़ा। उसके बाद देखा जाए मनमोहन सिंह, जो मोदी जी के पहले मनमोहन सिंह, ये भी क्या थे, राज्यसभा के मेंबर थे। देखो हम यहाँ पे देखें कि जो बड़े नेता होते हैं, जो बहुत बड़े नेता होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो हम हमेशा देखते हैं कि इलेक्शन नहीं जीत पाते, इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं। उनका क्रेडिबिलिटी है, पढ़ाई लिखाई एक्सपीरियंस है, लेकिन इलेक्टोरल वोट से जीत कर आना, लाइक बहुत सारे ऐसे नेता, मनमोहन सिंह इतना बड़े देश की इकोनॉमिक्स थे, लेकिन सोचो उनको इलेक्शन नहीं जीत पाते, बहुत बड़ा बात। चलिए क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे बताया, लोकसभा राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, आपका उम्र 25 साल होना चाहिए, बस। अब राष्ट्रपति बनने के लिए सुन लो, राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति बनने के लिए आपका उम्र कितना चाहिए, 35 साल चाहिए। और क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, क्वालिफिकेशन ये चाहिए कि आप मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा नहीं होना चाहिए, लेकिन you should not be the member of लोकसभा, मतलब you should not be the members of parliament। आप कोई पद पे नहीं होना चाहिए, पहला बात तो कोई मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर आप मेंबर हो बट आपका नाम आ गया प्रेसिडेंट इलेक्शन में, तो आपको रिजाइन देना पड़ेगा वहां से। लेकिन आपके अंदर इतना तो क्रेडिबिलिटी होना चाहिए कि अगर हम खड़ा होंगे तो किसी सदन से क्या हो सके, जीत के आ सकते हैं। मतलब आपका थोड़ा बहुत लोकप्रियता होना चाहिए, इतना आपको, इतना कॉन्फिडेंस अपने पे होना चाहिए कि लाइक अगर हमको खड़ा कर दिया जाए तो हम जीत के आ सकेंगे। ये आपके अंदर क्रेडिबिलिटी होना चाहिए। लेकिन देखो, देश का राष्ट्रपति मेनली किसको बनाया जाता है, देश के राष्ट्रपति ज्यादातर जो अच्छे काम किए, जो अच्छा सोशल काम किए हैं, जो बहुत किसी अलग अलग फील्ड में अच्छा काम किए हैं, जिनको ओवरऑल लोग क्या करते हैं, मानते हैं, सम्मान देते हैं उनके काम के लिए, उनके अचीवमेंट के लिए, उनका करेज के लिए, सैक्रिफाइस के लिए, उन्हीं लोगों को देश के राष्ट्रपति बनाया जाता है। जैसे हमारे देश में देखो द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू को बनाने का एक सबसे बड़ा कारण है कि ये कौन सा कम्युनिटी से आती है, एसटी, शेड्यूल ट्राइब से आती है, ट्राइबल पीपल से आती है। और ट्राइबल्स एरिया में इतना बड़ा पहचान बना लेना एक बहुत बड़ी बात है। आदिवासी जनजाति, आदिवासी समाज से आना और वहां पे इस तरीके का लाइक बैकग्राउंड रखना, और लगातार हमेशा छोटे लेवल से लेके धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनना, और वहां से पार्टी का नजर आया और आपको बनाया प्रेसिडेंट, वो बात की बात है। लेकिन थोड़ा बहुत पॉपुलरिटी होना चाहिए। जैसे द्रौपदी मुर्मू, तुम उड़ीसा में जाओगे तो उनका पॉपुलरिटी है, जो ट्राइबल पीपल है बड़ा खुश है उनके बनने से, जो है बड़ा खुश है। चाहिए उनका थोड़ा इंपावरमेंट होगा और ट्राइबल पीपल का भी इंपावरमेंट होगा। क्यों, हमारे देश के राष्ट्रपति ट्राइबल वुमेन, तो जो ट्राइबल आदिवासी जहां से आते हैं उनको भी तो लगेगा यार हमारे ही तो कम्युनिटी की है, तो हमको भी तो थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। तो काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है एक तरीके का। इसके पहले हमारे देश के हमारे राष्ट्रपति कौन थे, कौन थे बोलो तो? द्रौपदी मुर्मू के पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद। वेरी गुड। रामनाथ कोविंद जो थे, है ना, रामनाथ कोविंद ये कौन सा कम्युनिटी के थे? एससी, शेड्यूल कास्ट, एक दलित कम्युनिटी के थे, और बने क्या, देश का प्रेसिडेंट। यहां पे भी काम, अब देखो यहाँ पे पॉलिटिक्स तो रहता ही है, जो पावर में सरकार में रहता है, जिसका पार्टी गवर्नमेंट में रहता है, वही पार्टी क्या करता है, प्रेसिडेंट का कैंडिडेट उठाता है, और वो जिनके ऊपर नाम लगते क्योंकि उनका मेजोरिटी है, वो आराम से उनका वोट मिल जाएगा उसके ऊपर। रामनाथ कोविंद के पहले प्रणब मुखर्जी थे, वो कांग्रेस पार्टी के थे, बट उसके बाद से तो कांग्रेस पार्टी तो गया ही, साफ ही हो गया।
जय हो, यहां तक समझ में आया? अब बता रहे ध्यान दो। देश के प्रधानमंत्री को अगर ठीक ठाक तरीके से अगर हम देखो तो देश के प्रधानमंत्री का जो सैलरी वगैरह है, ये क्या होता है ना कि काफी ज्यादा इसके ऊपर जो है ना अलग अलग तरीके का डेटा दिया गया है। इनका सैलरी एक्यूरेट सैलरी जो है नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं इनका सैलरी जो है लगभग लगभग 3,50,000 के आसपास जो है इनका सैलरी है। 3,50,000 के आसपास क्या होता है इनका सैलरी है। यानी देश के अगर प्रधानमंत्री को देखा जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को लगभग लगभग 3,50,000 रुपया जो है आता है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तो कहते हैं अपना सारा सैलरी जो है हम तो दान कर देते हैं। और अब बात यहाँ पे है कि तुमको कोई सैलरी दान करते, अरे बाप रे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है भाई, उनको तो और भी फैसिलिटी दिया गया है ना, वो दान भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दान भी कर देंगे तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल बात है भाई। 3,50,000 रुपया उनको सैलरी दिया जाता है, इवन उनको घर दिया जाता है रहने के लिए, आलीशान घर दिया जाता है ना। लोक कल्याण मार्ग में उनका घर है ना, क्या है, लोक कल्याण मार्ग, ये उनका एड्रेस है, बता दिए चल जाना, दिल्ली में है लोक कल्याण। अंदर नहीं घुसने देगा, वो तो बात की बात है। अंदर घुसने के लिए लाइक वो ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए, विषय होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं ढुकने दिया जाएगा, लाइक नॉर्मली तो नहीं ढुकने दिया जाएगा। अब तुम्हारा कुछ स्पेशली अगर कुछ है तो बात की बात है। लोक कल्याण मार्ग में इनका घर है। वहीं पे देखा जाए तो देश के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया मंथली सैलरी दिया जाता है। वहीं पे देश के राष्ट्रपति का जो सैलरी जो है 5 लाख रुपया है। वहीं पे देखा जाए तो देश के राष्ट्रपति को भी रहने के लिए एक बहुत बड़ा आलीशान महल आवास दिया जाता है, जिसका नाम है राष्ट्रपति भवन। क्या नाम है, राष्ट्रपति भवन, जिसको अभी कह दिया गया है राष्ट्रपति भवन। अभी जो राष्ट्रपति भवन है, जो देश के राष्ट्रपति को दिया जाता है, 300 लगभग 40 कमरों का एक आलीशान बिल्डिंग है ना, दिया जाता है देश के राष्ट्रपति को। वहीं पे देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री को जो है आप हटाना अगर चाहते हो तो इसके लिए एक ही प्रोसेस है, वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या है, अगर आप चाहते हो कि देश के राष्ट्रपति को जो है आप हटाना चाहते हो तो इसके लिए एक ही प्रोसेस है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अभी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आप कैसे ला सकते हो? नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सुनो, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कहां पे रखना पड़ेगा, पार्लियामेंट में आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन रखना पड़ेगा। और नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है कि अगर ऑपोजिशन को लगता है कि जो करंट रूलिंग पार्टी है उस पार्टी में जो है बहुत सारे टोटल सीट चाहिए रूलिंग पार्टी को 272, तो 272 था तभी ना सरकार बनाया। लेकिन आप चाहते हो कि देश के प्रधानमंत्री का जो है अभी उनके पास क्या है, इतना 272 मेजोरिटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा एमपी जो है हमारे कनेक्शन में है और बहुत सारा वो इस पार्टी को छोड़ना चाह रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे अगर छोड़ दिए, अगर 2 लोग भी छोड़ दिया तो 270 हो गया, मेजोरिटी यहाँ पे नहीं मिला, तो फिर नो कॉन्फिडेंस आप मोशन लाकर ये सरकार से प्रूफ करवाने कह सकते हो कि प्रूफ योर मेजोरिटी, वेदर यू हैव मेजोरिटी और नॉट, यू कैन प्रूफ। तो इसके लिए ऑपोजिशन को क्या करना पड़ता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ता है। और उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में देश का सरकार क्या करता है, अपना कॉन्फिडेंस फ्लोर पे रखता है कि हमारे कितने एमपी हैं और हमारे साथ हैं। वहां पे रिटेन सब कुछ रिकॉर्डेड बताना पड़ता है, वोटिंग होता है, कितने लोग सरकार के पक्ष में, कितने लोग सरकार के विपक्ष में। अगर 272 आ गया तो सरकार बचा है, 272 से कम आ गया तो आपका भी सरकार गिर जाएगा, इमरान खान की तरह पाकिस्तान में सरकार गिरा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन इज द ओनली प्रोसेस बाय विच यू कैन रिमूव द प्राइम मिनिस्टर। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सकता है और पूरा सरकार को ही गिराया जा सकता है, किस प्रक्रिया के द्वारा, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन पेश करता है, पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट्रियन पेश करेंगे। अब आते हैं
देश के राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक ही प्रोसेस है, बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। कौन सा प्रोसेस है? बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। यानी देश के राष्ट्रपति को अगर आप हटाना चाहते हो तो एक ही प्रोसेस है, वो है इम्पीचमेंट के द्वारा। इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग लगाना। बट महाभियोग किस आधार पे लगा सकते हो? देयर आर ओनली 2 ग्राउंड्स by which you can introduce impeachment bill against the president। यानी आप देश के राष्ट्रपति को हटाना चाहते हो तो केवल 2 ही रीजन के कारण आप हटा सकते हो देश का राष्ट्रपति को। एक रीजन जो संविधान में मेंशन है, बाय मिसबिहेवियर, एक मिसबिहेवियर पे, और एक दूसरा ला सकते हो बाय इनकैपेसिटी। यानी जब, अब देखो हम दोनों को समझाते हैं। मिसबिहेवियर का मतलब होता है जब देश का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, जो संविधान में है वो संविधान का बात नहीं मान के अपने अकॉर्डिंग कुछ करता है, संवैधानिक प्रक्रिया के ऊपर उठकर काम करता है, तो उस समय आप देश के राष्ट्रपति को क्या कर सकते हो? इम्पीचमेंट लाकर आप देश के राष्ट्रपति को हटा सकते हो। इम्पीचमेंट लाने के लिए आपको ये 2 रीजन होना चाहिए, 2 ही रीजन पे आप इम्पीचमेंट ला सकते हो। एक है बाय मिसबिहेवियर, व्हेन द प्रेसिडेंट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, एंड एस्टेब्लिशिंग लॉ, मतलब हमारे देश का कानून और संविधान के अगेंस्ट जाकर कोई काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो? उनको हटाने का काम कर सकते हो। और दूसरा बाय इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी मतलब इलनेस, जब देश का राष्ट्रपति बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं, वो काम कुछ नहीं कर पा रहे, चल पा नहीं रहे, आंख से दिख नहीं रहा है, वो साइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको बैठाया ही गया था उस चीज के लिए। वही काम नहीं हो रहा, उनके कारण सारा डिले हो रहा है, क्योंकि देश का राष्ट्रपति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वो साइन नहीं करते किसी भी चीज पे तो वो काम ही नहीं करेगा, है ना, कानूनी नहीं बनेगा, तो इसके लिए दिक्कत है ना। तो उस टाइम पे आप इलनेस का दावा देकर, सिकनेस में जो है आप उनके लिए क्या कर सकते हो? हटा सकते हो। लेकिन हटाने के लिए आपको इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा। अच्छा, इम्पीचमेंट को पास करवाने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। यानी आपको 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा में पास करवाना पड़ेगा और राज्यसभा में पास करवाना पड़ेगा, तब जाके राष्ट्रपति को पद से आप क्या कर सकते हो? खाली कर सकते हो, यानी हटा सकते हो। देखो बैठे बैठे राष्ट्रपति के पद को खाली करने का प्रक्रिया बता दी। देश के राष्ट्रपति को तो तुम लोग समझ ही गए, देश का राष्ट्रपति का भी बता ही दिया। अब बात करते हैं, तो इनका क्या हो गया? इम्पीचमेंट से हटा सकते हैं, और इनको क्या कर सकते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटा सकते हैं इनके पद से। अब बात आता है कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का काम क्या होता है। देखो, एज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का कार्यपालिका और वास्तविक मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो वास्तविक मुखिया होने के नाते देश का इनके पास बहुत सारा काम होता है। तो ये क्या करते हैं? 2-3 काम करते हैं देश के प्रधानमंत्री। सबसे पहला इनका काम क्या होता है? प्रेसाइडिंग द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, सबसे पहला काम क्या होता है देश के प्रधानमंत्री का? वो क्या करते हैं? प्रेसाइडिंग का काम करते हैं। प्रेसाइडिंग का मतलब होता है अध्यक्षता करना। अध्यक्षता करना का मतलब होता है प्रेसाइडिंग करना, यानी किसी मीटिंग को क्या करना? संचालित करना। प्रेसाइडिंग द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब तुम बोलोगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री परिषद, है ना। तो प्रधानमंत्री का क्या होता है? बहुत सारा मंत्री परिषद होता है, यानी बहुत सारे प्रधानमंत्री के जितने भी 2 तरीके का, देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, लगभग 75 मिनिस्टर होते हैं जो अलग अलग मिनिस्ट्री उनको दिया जाता है। बट 75 ये हो गए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनको COM कहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से छोटा 15 लोगों का टीम होता है, 15-11 लोग का टीम होता है, जिसको हम लोग कहा जाता है कैबिनेट मिनिस्टर। क्या कहा जाता है? कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर छोटा होता है, जिसमें कौन आते हैं? देश के प्रधानमंत्री और सरकार का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट है, उनके जो हेड है, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, उनके जो मिनिस्टर है वो आते हैं। जैसे हमारे देश में कैबिनेट मिनिस्टर में कौन कौन आएगा? हमारे देश में कैबिनेट मिनिस्टर में आएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। समझ आ रहा है हम क्या बता रहे हैं? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, डिजिग्नेशन का मांग किया जा रहा है।
है ना। तो ये सब क्या होंगे, कोर ग्रुप है देश के प्रधानमंत्री का, कोर पर्सन, क्योंकि इनके पास इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियल है जो देश को चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अच्छा, एक और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी घोष, ये सब क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर छोटा मोटा तो बहुत सारा है, ये तो बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट है, इनको कहा जाता है करीबी कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर को किचन कैबिनेट भी कहा जाता है, यानी समझो तो देश के प्रधानमंत्री का ये किचन है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन प्राइम मिनिस्टर टुक आफ्टर द डिस्कशंस ऑफ कैबिनेट, अपने कैबिनेट से डिस्कशन करने के बाद ही लेते हैं। तो पहला काम होता है देश के प्रधानमंत्री का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना, प्रिसाइड करना। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, अरे भाई कौन है, वेट करो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रिसाइड करने के लिए जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रिसाइड करने में 2-3 काम होता है। सबसे पहला काम क्या होता है, देश के प्रधानमंत्री तय करते हैं। देखो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देश का प्रधानमंत्री का नियुक्ति जो होता है वो देश के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। बट all the other minister are also appointed by the president but the advice of prime minister। यानी कौन मिनिस्टर कौन सा मिनिस्ट्री किसको दिया जाएगा और किसको कौन सा मिनिस्टर बनाया जाएगा, ये सारा लिस्ट जो है देश का प्रधानमंत्री लिख के किसको हैंड ओवर करते हैं, प्रेसिडेंट को करते हैं। और प्रेसिडेंट उन सभी लोगों को क्या अपॉइंट कर देते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। समझ में हम क्या बताएं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किए। अब प्राइम मिनिस्टर अपने सारे कैबिनेट, जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर किसको बनाना था उसका वो नाम लिखे, उन नामों को क्या किए, वो प्रेसिडेंट को भेज दिए और प्रेसिडेंट उन सारे नामों के तहत क्या किए, सभी को अपॉइंट कर दिए कैबिनेट मिनिस्टर। यानी ऑल द मिनिस्टर्स विच आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा नाम यहाँ पे काट दे तो देश का राष्ट्रपति तुमको मिनिस्टर ही नहीं बनाएगा। यानी सोच लो, देश का प्रधानमंत्री तय करता है कि मिनिस्टर कौन बनेगा। देश का प्रधानमंत्री तय करते हैं किसको होम मिनिस्टर मिलेगा, किसको डिफेंस मिनिस्टर मिलेगा, किसको रेल मिनिस्टर मिलेगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट काम होता है। बट देश का राष्ट्रपति क्या करती है, प्राइम मिनिस्टर को भी और सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट का काम करते हैं, उनको अपॉइंटमेंट दिलाते हैं। लेकिन कौन बनेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये डिसाइड कौन करता है, देश का प्राइम मिनिस्टर, है ना। ऑल द मिनिस्टर जो है आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, देश का प्रधानमंत्री का एक और खूबसूरत काम होता है इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होने के नाते। देखो, देश का प्रधानमंत्री क्या होता है, हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। किसका हेड होता है, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होने के नाते देश का प्रधानमंत्री तय करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इट ऑल्सो reshuffles portfolios among the ministers। यानी कौन सा मिनिस्टर्स को कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, ये डिपार्टमेंट आवंटन करने का भी काम, डिवाइड्स करने का भी काम, डिवीजन करने का भी काम, यानी डिस्ट्रीब्यूशन करने का भी काम कौन करता है, देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि वो हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, सारा डिसीजन वही लेते हैं। देश का प्रधानमंत्री, देखोगे कभी टीवी में खबर आता है कैबिनेट का आज बैठक है, अरे कैबिनेट का बैठक, देश का प्रधानमंत्री उस कैबिनेट को क्या करता है, चेयर करता है, होस्ट करता है, और वहां पे देश का प्रधानमंत्री क्या करता है, डायरेक्शन बताता है। द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट्स, कंट्रोल, गाइड एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हर डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, किस चीज पे ध्यान देगा, कैसे काम करेगा, किस चीज को समझकर काम करेगा, किस डायरेक्शन में काम करेगा, ये सब कुछ तय कौन करता है, देश का प्राइम मिनिस्टर। देश का प्राइम मिनिस्टर कैन आस्क एनी मिनिस्टर टू गिव रिजाइन। देश का प्रधानमंत्री किसी भी मिनिस्टर को कह सकता है रिजाइन दे दो, खुद से रिजाइन दे दो तो कम बेइज्जती होगा। हम अगर हम बर्खास्त कर दिए तो भारी बेइज्जती होगा, पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता है। इसीलिए अगर देश के प्रधानमंत्री किसी को हटाना होता है ना, वो खुद देश के प्रधानमंत्री बोल देते हैं रिजाइन दे दो, रिजाइन देने से बच जाओगे,
कम से कम इतना तो ना होगा। ये तो सब आरोप लग रहा है देश का प्रधानमंत्री हटा दिया, तो बोला ये अपने से हट गए थे। लेकिन अब अगर धर्मेंद्र प्रधान हटते हैं तो उनको अपने से नहीं हटाना, बल्कि देश के प्रधानमंत्री का वहां पे फोर्स है कि हट जाओ भाई, तुम्हारा गाना हमारा सरकार का लोचा लग जाएगा, तुम हट जाओ, तुम्हारा अगला सरकार में कुछ दे देंगे, है ना, है ना। तो एक चीज यहां पे होता है। अच्छा, एक और बात, देश का प्रधानमंत्री किसी को रिजिग्नेशन मांग सकते हैं, या अगर वो रिजिग्नेशन बोलना नहीं देंगे, ठीक है, मत दो, बेइज्जती करवाना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली कॉल्स टू द प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टली से रिमूव हिम फ्रॉम मिनिस्टर। तो बताओ कितना बड़ा बेइज्जती होगा, है ना। इससे अच्छा उतर जाओ पहले से, है ना। अब देखो, अब बात आता है तीसरा, इफ प्राइम मिनिस्टर गिव द रिजिग्नेशन देन होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट विल डिसॉल्व। अच्छा, ई लोग दे देगा एक दो को तो इससे कुछ ना होगा, उनका मेजोरिटी है। लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री रिजिग्नेशन दे दिया तो पूरा का पूरा सरकार एक कोलैप्स। देश का प्रधानमंत्री है तो सरकार है, तुम हो तो सरकार नहीं हो, ऐसा मत समझना। तो प्राइम मिनिस्टर, इफ द प्राइम मिनिस्टर गिव द रिजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट देन द होल कैबिनेट विल बी डिसॉल्व, द गवर्नमेंट विल बी कोलैप्स। अंडरस्टैंड। तो ये चीज होता है। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो, समझ में आया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक चीज बताएं कि देश का प्रधानमंत्री और देश का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये दोनों कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन बनता है, ये कौन डिसाइड करता है, देश का प्रधानमंत्री, है ना, देश का प्रधानमंत्री। अच्छा, देश का प्रधानमंत्री का दूसरा काम, एक तो यहाँ पे प्रिसाइडिंग द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो बताएं, दूसरा काम क्या होता है, एज अ लीडर ऑफ लोकसभा। अच्छा, देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो लीडर होता है किसका, लोकसभा का। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ लोकसभा। जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का भी क्या होता है, नेता होता है। इसीलिए जब देश का प्रधानमंत्री लोकसभा में आते हैं तो सारे सदस्य क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं, सारे सदस्य खड़े हो जाते हैं। तो एज ए लीडर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के नेता होने के नाते, सबसे बड़ा पार्टी आपका है, आप सरकार में हो और आप सरकार का लीडर हो, मुखिया हो, तो आप पूरे लोकसभा का भी मुखिया हुए। तो मुखिया होने के नाते देश के प्रधानमंत्री का कुछ काम होता है। क्या काम होता है, देश का प्रधानमंत्री क्या करते हैं, ही रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट टू समन एंड प्रोड्यूस द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट का जो सेशन है स्टार्ट करने का निवेदन कौन करता है, देश का प्रधानमंत्री करते, किससे, देश का राष्ट्रपति से। तब जाकर पार्लियामेंट का क्या होता है, सदन और सेशन क्या होता है, शुरू होता है। अच्छा, कभी कभी देश का प्रधानमंत्री को दिखता है कि भैया सदन में क्या होता है ना, पूरा एकदम सदन में पूरा एक तरीके से देखा जाए तो अफरा तफरी का माहौल हो गया है, ऑपोजिशन पार्टी पूरा एकदम हावी हो गया है। तो उस टाइम पे देश का प्रधानमंत्री के पास पावर है कि द प्राइम मिनिस्टर आस्क फ्रॉम प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द हाउस। एक तो बुलाने का भी नहीं होता, वही दे सकते हैं। आज जब देखेंगे स्थिति गंभीर है लोकसभा में तो प्रधानमंत्री बोलेंगे राष्ट्रपति को, एक काम कीजिए, लोकसभा को बंद कर दीजिए, सेटर बंद कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए। तो क्या होता है, परमानेंटली क्या होता है, लोकसभा को देश का राष्ट्रपति क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री के लिखित और बोलने पे वो क्या कर सकता है, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। देखो, दोनों में लिंक आया, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, ये डिसॉल्व करने का काम कर रहा है, लेकिन एडवाइस किसका है, प्राइम मिनिस्टर। करने वाला बड़ा ना देने वाला बड़ा, देने वाला। इससे भी समझ सकते हो रियल पावर, रियल जो पावर है वो देश के प्रधानमंत्री के पास है। वहीं पर अगर देखा जाए तो एज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट, डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ है, रिलेशनशिप जो है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट, देश का प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के साथ क्या होता है, एक रिलेशन होता है। इसके बारे में आर्टिकल 78 में बताया गया है। इसके कितने में बताया गया है, आर्टिकल 78 में बताया गया है। क्या ड्यूटी होता है देश का प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति,
ध्यान से सुनोगे, देश का प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति काम होता है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री क्या होता है, हेड होता है गवर्नमेंट का, हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, लेकिन देश का हेड कौन होता है, राष्ट्रपति। तो देश के हेड को तो आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा ना, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो देश का मुखिया, आप सरकार का मुखिया हो। सरकार नीचे आता है, देश ऊपर आता है। देश का राष्ट्रपति संवैधानिक तरीके से भी ऊपर है और प्राइम मिनिस्टर उनसे नीचे है। तो प्राइम मिनिस्टर को सारा सरकार का खबर, सारा इंफॉर्मेशन किसको देना पड़ता है, देश के राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है। जैसे आर्टिकल 78 के तहत क्या करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्म ऑल द, प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर गिव ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट टू द प्रेसिडेंट। देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या बताता है, लेजिस्लेटिव और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होता है जो सरकार लिया है उसका सारा क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है प्रधानमंत्री। किनको देते हैं, देश के राष्ट्रपति को। देश का प्रधानमंत्री क्या होता है, एक ब्रिज के रूप में काम करता है। किसके रूप में, ब्रिज के रूप में। किसके किसके बीच, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। देश के राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच एक ब्रिज के रूप में काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। तो दोनों के बीच में बात कौन करवाता है, पीएम। तो पीएम इज द ब्रिज बिटवीन President and Council of Minister. All important information shared by Prime Minister to the President regularly. समझ में आया। और दूसरा काम क्या होता है आर्टिकल 78 के तहत, प्राइम मिनिस्टर recommend प्रेसिडेंट टू अपॉइंट दीज ऑफिसर। यानी कुछ बड़े बड़े देश के अधिकारी होते हैं जिन अधिकारी का नाम देश का प्रधानमंत्री सेलेक्ट करता है और देश के राष्ट्रपति को दे देता है कि इन लोगों को क्या करो, इनको अपॉइंट कर दो। जैसे बड़े बड़े पद, CAG कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक और पद यूपीएससी का चेयरमैन, एक और पद फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को, एक और पद सेंट्रल सीबीआई के डायरेक्टर को, एक और पद आता है गवर्नर को, है ना, एक और पद आता है CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स। ये जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं इनका नाम सिलेक्ट करके कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अपॉइंट कौन करता है, देश का राष्ट्रपति। यानी ऑल द हायर ऑफिसर्स ऑफ स्टेट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देश के जितने भी बताओ ना, CAG कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी का चेयरमैन, फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन, सीबीआई का डायरेक्टर, गवर्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, इवन एक और यहाँ पे पोस्ट आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सबको नाम सेलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सबको अपॉइंट कौन करवाता है, देश का राष्ट्रपति। इस तरीके से तुम देखो, तुमको समझ में आएगा देश का प्राइम मिनिस्टर ही क्या होता है, रियल पावर और रियल हेड होता है। प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है, किसका चेयरमैन होता है, नीति आयोग का चेयरमैन होता है। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग क्या होता है, ये जो मोदी जी बनाए थे। नीति मतलब क्या होता है, N मतलब नेशनल, I मतलब इंस्टीट्यूशन, T मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, I मतलब इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका चेयरमैन होते कौन, प्राइम मिनिस्टर। और बाकी इसके मेंबर कौन होते हैं, ऑल द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इसके मेंबर होते हैं। और नीति आयोग बनाया गया था ताकि क्या किया जाए, सेंटर स्टेट आपस में कोऑपरेशन करके भारत और सभी राज्यों के विकास का काम कर सके। इसके पहले नीति आयोग का ही नाम था प्लानिंग कमीशन, जिसको मोदी जी चेंज करके नीति आयोग कर दिया। समझ में आया। तो इस तरीके से एक रिलेशन जो है हम लोग देखने को मिला देश का प्राइम मिनिस्टर का देश के राष्ट्रपति के साथ। समझ में आया, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो चलो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग आगे जो है नया एक टॉपिक जो है पढ़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद।